तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के आपके 9th लेक्चर पे। तो आपको याद होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने 8 तक क्या कंप्लीट किया था और हमने किरचॉफ को पूरी तरीके से एनकाउंटर करके खत्म कर दिया है। और आज हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो चलिए डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल। उससे पहले मैं बात बता दूं कि लास्ट टाइम जो हमने कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ा था उसका जो भी होमवर्क दिया गया है उसका होमवर्क आप जरूर सेट कर दिया करें, क्योंकि होमवर्क करेंगे तो चीजें कनेक्ट होती रहेंगी और हमें भी पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो आगे स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। अच्छा, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आपने इसको पहली बार सुना है। इलेक्ट्रिक सेल को आप पहले से सुनते आए हो, जानते हो क्या है। वैसे मैं सिंपली बेसिकली बात करूं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये क्या करना है, इनको इनके अंदर केमिकल्स भरे होंगे। वो कैसे केमिकल्स होंगे आई होप आपको पता होगा। वैसे मैं बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और यही इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, कह सकते हो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक सेल के दो बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सेल के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आप वो समझ लें। तो इसमें पहला ये है कि आपके किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में दो चीजें होती हैं, एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और दूसरी है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, याद रखें दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट नेचर्स के होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। आई होप आपने कभी भी तो देखा होगा, कभी नमक का सॉल्यूशन हो गया या फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, लेक्लांचे शेल और डेनियल शेल आप लैब में देखने ही वाले हो। तो यहाँ पे होता क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रोड मतलब मेटल के रॉड्स को हम लोग उसमें डुबो देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डुबो देंगे। इससे होता क्या है कि जब इसके अंदर आयंस ब्रेक होंगे, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और यही फ्लो करते हैं। एक्चुअली आयंस बनेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास NaCl है। अब NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na+ और Cl- में। अब Na+ एक इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाएगा Cl-। अब यहाँ पर एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। अब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंटिन्यू करता है अक्रॉस द क्लोज सर्किट। अभी फिलहाल के लिए एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो गया। जैसे ही आप सर्किट जोड़ोगे, मतलब कोई वायर से कनेक्ट करोगे, किसी बल्ब से कनेक्ट करोगे, इसे क्लोज बनाओगे, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कंटिन्यू होगा और दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है कि सर्किट आपको क्या हो, क्लोज हो। और मेक श्योर कि यहाँ पर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, पहला इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट नेचर के होते हैं, जिस पर आयंस इकट्ठे होते हैं डिफरेंट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। दोनों को हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, जिसमें आयंस बनाने की कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, जो आयंस प्रोड्यूस कर सके। जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ये सब आपके क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयंस बना सकते हैं। ये तो बातें क्लियर हो गई। और इसके अलावा इस सोल्यूशन में क्या होता है, तो इस सोल्यूशन में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन की फ्लुएंसी या मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, तो आइए, इट इज electronic device which convert chemical energy into electrical एनर्जी। ओके, ये पहली बात हो गई। दूसरी यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर दो बेसिक से फंडामेंटल फैक्टर्स हमेशा होंगे। क्या क्या, पहला इट कंटेन्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक्चुअली ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में ही होते हैं। एक्चुअली आप इसका इस तरीके से फेस कर सकते हो, ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये दो इलेक्ट्रोड्स और ये इलेक्ट्रोड्स
किसमें डीप रहेंगे। ये जिसमें डीप होते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमने डुबो दिया, मान लीजिए NaCl है तो NaCl ब्रेक होगा Na+ में और Cl- में। अब Na+ एक जगह पे हो गया, Cl- एक जगह पे होगा, हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। अब जैसे ही सर्किट से इसे कनेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होता है बच्चों, ये इस तरीके से ये कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर Na+ मतलब कि यहाँ पे प्लस आयंस का बनना, आपको पता ही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने सुन ही रखा होगा। तो एक्चुअली इसके अंदर में दोनों चीजें होती हैं, यहाँ पे प्लस भी लूज होता है और माइनस भी लूज होता है। जैसे यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन से ही इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, देयर आर रिडॉक्स रिएक्शन produces electron to facilitate या facility to move across the circuit। अब ये सर्किट क्लोज होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अदरवाइज फिलहाल के लिए आयंस जो हैं वो केवल इलेक्ट्रोड्स पर रहते हैं। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन ही इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा और यही इलेक्ट्रॉन्स पूरी सर्किट में मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। दैट्स व्हाई अब आपके पास सेल है और सेल के पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर हमें एक टर्म और पढ़ना है जिसका नाम है EMF। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल याद रखिए। अब EMF ऑफ सेल क्या होता है, वैसे मैं बता दूं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़े हो और अच्छे से जानते भी हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एग्जैक्टली वही चीज आपका EMF भी है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद आ रही है क्या? एक्चुअली दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल और ब्रिंग यूनिट चार्ज अक्रॉस द सर्किट। अगर मैं किसी यूनिट चार्ज को सर्किट में ले जाने के लिए तैयार हूं या फिर एनर्जी मैं लगा दूं किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप क्या कहते हो, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। एग्जैक्टली मैं बात करूं यहां पर कि सेल के लिए क्या हो, तो सेल क्यों जाना जाता है अपनी एबिलिटी की वजह से, और कैसी एबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकता है। दैट्स व्हाई EMF का मतलब ये ऐसा एनर्जी जो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सके, इंक्लूडिंग द सेल। आई रिपीट, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनटू द सर्किट इंक्लूडिंग सेल। तो सेल लगेगा तभी तो ये यूनिट चार्ज को ले जा सकेगा। मेक श्योर कि सर्किट क्लोज हो तो सेल के पास ये एबिलिटी होगी कि वो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा सके, इंक्लूडिंग सेल, मतलब ये काम सेल ही कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। डेफिनेशन याद हो गई, सिंपल है, और इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही आप बता सकते हो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन to pull or bring unit charge from one point to the another point into the whole circuit including cell। This is called EMF of cell। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं बच्चों, तो इसको लिखा जा सकता है, देखिएगा आप देख पा रहे होंगे, E is equal to W by Q। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको देखा लग रहा होगा, आई होप। कहां देखा है, तो एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में देख रखा है कि वहां पर आप क्या बोलते थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है किसे, यूनिट चार्ज को, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर ये क्या है, EMF है। बस याद रखिए कि EMF जो है वो सोर्स का होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। याद रखिए सेल का हमेशा EMF होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों, इसकी यूनिट वही होगी ना जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस
किसकी होती थी, वही जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम नॉर्मल है और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होगी। ओके, तो अब हम बात करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल के बाद क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आइए जाने। तो बच्चों अब हमने जानना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज सिंपल एज यू नो, जैसा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता था वैसे ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है। मेक श्योर कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो सर्किट में हम लोग पूरी सर्किट में लेंगे, लेकिन उसमें सेल इंक्लूड नहीं होगा। रिमेंबर दैट कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल और ब्रिंग यूनिट चार्ज अक्रॉस द सर्किट एक्सक्लूडिंग सेल। मतलब इसमें जितने भी आपने कंपोनेंट्स लगा रखे हैं वो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग, अगर आपने नहीं भी लगाया है तो उसमें आपके वायर्स भी होंगे, तो वायर्स की भी अपनी रेजिस्टेंस होगी, तो रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। दैट द होल पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट, जिसमें सेल को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे कह सकते हो कि आपने एनर्जी तो प्रोवाइड कर दी, सर्किट को जो एक्चुअली एनर्जी मिलती है ऊपर यूनिट चार्ज के लिए, दिस इज टर्मिनल। ओके, तो यही टर्मिनल पोटेंशियल को हम यहाँ पर अब लिखेंगे भी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द unit charge to move across the circuit excluding cell, this is what टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू W बाई Q। याद रखिए कि ये फॉर्मूला जो है आपका वो किसके लिए हो गया, इस सर्किट के लिए हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई इस तरीके से ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, और ये आपका सेल हो गया। तो सेल ने आपको ईएमएफ प्रोवाइड करी और सर्किट को क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और यही पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल होगा। अब ऐसा तो आप जानते ही हो कि सेल एक पावर हाउस होता है, तो पावर हाउस ने अपनी एनर्जी किसको दे दी, बेसिकली सर्किट को दे दी। तो सर्किट का जो वोल्टेज है वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल है। अब हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे जो कि होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल और ई के बारे में। अभी जानेंगे उसके बारे में, तो हमें इन सब के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक और टर्म जानने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए पहले समझे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है और बहुत ही कमाल का है। अब थोड़ा समझेंगे इसको डायग्राम से। सपोज दैट कि मेरे पास ये एक कोई जार है और इस जार में हमने क्या रख दिया है, इस जार में हमने रख दिया है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये इलेक्ट्रोड्स है, ये आपका इलेक्ट्रोड्स हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मूव करेंगे और इस तरह ऊपर जाएंगे और फिर इस तरीके से वायर से कनेक्ट करोगे तो मूव करेंगे। एक्चुअली ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पूरी सर्किट में क्लोज होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होने वाला है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ रिडॉक्स रिएक्शन या फिर सोर्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ये चीजें होने वाली हैं। तो सब चीजें तो हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। वैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने क्या की थी कि द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करे, या फिर आप कह सकते हो कि द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ऐसा भी कह सकते हो, द ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस द फ्लो ऑफ करंट इनटू द सर्किट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर ये वायर में होगा तो वायर का रेजिस्टेंस, सर्किट में होगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस। ये तो चीजें हो गई सर्किट में, लेकिन आपको पता है कि सेल का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। ये बात कैसे पता चलती है, देखिए हर सेल अलग अलग होता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हर प्राइस वैल्यू के सेल मौजूद है। मार्केट में आपको नॉर्मल सेल भी मिल जाएंगे, मार्केट में अच्छे सेल भी मिल जाएंगे जिसका नाम आपने ड्यूरासेल वगैरह सुन रखा है, जहां उनका कमिटमेंट होता है कि मेरा सेल जो है बहुत ज्यादा चलता है। उनका कहना है कि मेरे सेल बाकी सेलों से ज्यादा लंबे, ज्यादा टाइम तक चलेंगे। ऐसा वो क्यों कहते हैं वो भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली उनका कहने का मतलब है
कि उनके सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, जिसके वजह से वो मैक्सिमम पोटेंशियल देने में सफल हो जाते हैं, जबकि बाकी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए उनके सेल का ईएमएफ जो है वो पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब हमें समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आया कैसे। पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। The obstacle produced by the cell in the flow of electric charge inside the cell, this is called electric resistance. Electric resistance किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है? The obstacle produces by the cell in the flow of electric charge inside the cell. This is called internal resistance of cell. मतलब आपको क्लियर हो ही गया है क्या है कॉन्सेप्ट? आपके सेल ही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसिस्टेंट फ्लो ना दे। देखिए रेजिस्टेंस कोई स्पेशल टर्म आपको दिखाई नहीं देने वाला है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कंसिस्टेंस किसी भी तरीके से ड्रॉप हो रही है, मेंटेन नहीं हो पा रही है, कम हो जा रही है, तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस टर्म इसमें काम कर रहा है और यही कुछ ना कुछ ऐसे तरीकों से इसको रिड्यूस कर दे रहा है जिससे कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही, जिसको हमने अपने हिसाब से इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है और ये कहीं और नहीं सेल के अंदर होता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। द ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूसेस बाय द सेल in the flow of electric charge inside the cell, this is called internal resistance ऑफ सेल। ओके, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोटेड एज स्मॉल आर ऑफ सेल। तो ये सेल का हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि सेल में ही है, अलग से नहीं है। तो अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सेल में ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो एक करके फैक्टर्स अफेक्टिंग से चेक करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आइए देख लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द internal resistance of cell। ओके, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं आइए एक एक करके उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रखें तो क्या होगा? जब दो प्लेट को आपस में ज्यादा क्लोज रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इजीली पहुंचेंगे, मतलब इनके बीच में कंसिस्टेंसी और ज्यादा होगी और जितनी अच्छी कंसिस्टेंसी होगी फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के पास रखें, मतलब इनके बीच का सेपरेशन हम कम कर दें, तो कंसिस्टेंसी बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे पहला जो है वो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जो कि इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली। तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि इनके बीच ये जो सेपरेशन है वो जितना कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट में कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा आएगी, जितनी ज्यादा आएगी करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, सेपरेशन बढ़ाएंगे इनके बीच में, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर क्लियर है ना। अब दूसरे की ओर चलें तो दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा है आपका बच्चों एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली वो प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड प्लेट्स। तो ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बारे में क्या कहना है आइए वो भी समझ लें। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई गोडाउन है और गोडाउन जितना बड़ा होगा आपके पास उतना ही ज्यादा स्टोरेज होगा और उतना ही ज्यादा आप लोगों की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। अगर आपके पास गोडाउन छोटा होगा तो आपके पास प्रोडक्ट कम रहेंगे, तो जितना ज्यादा आप स्टोर कर पाओगे उतना ज्यादा सप्लाई कर पाओगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी। तो इलेक्ट्रोड का प्लेट साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आप चार्ज उस पर स्टोर कर पाओगे, उतना ही ज्यादा सप्लाई कर पाओगे, कंसिस्टेंसी दे पाओगे। ऐसी चीज यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रोड का
एरिया बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं क्या कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट। तो ये बात भी क्लियर हो गई बच्चों कि ये किस पर डिपेंड करता है, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस और दूसरा एरिया, दोनों पर डिपेंड करता है। तीसरे फैक्टर की ओर चलते हैं और तीसरा फैक्टर क्या होने वाला है, तीसरा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कैसे, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंसंट्रेशन का यूज करूं तो ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब है कि आयंस कम बनेंगे, और आयंस कम बनने का मतलब सप्लाई आपको कम मिलेगा। अगर सप्लाई कम मिला तो सीधी सी बात है कि कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। नहीं समझे, ऐसे समझिए कि मेरे पास कोई आपके ग्लास है, उस ग्लास में हमने पानी ले रखा है और उसमें NaCl डाल दी, NaCl को घोला। जब NaCl घोलोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने का मतलब Na+ अलग, Cl- अलग। तो जितने अच्छे से डिसॉल्व होगा उतना अच्छे से Na+ और Cl- बनेंगे। तो डिसॉल्व होने का मतलब होता है आपके Na+ और Cl- का बनना। जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि आप नमक डालो लेकिन घुल नहीं रहा है, इसका मतलब कि आपके नमक का अमाउंट उस सॉल्वेंट में ज्यादा है, जिससे वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आयंस कम बन रहे हैं। आयंस कम बनेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी तो करंट कम मिलेगा। यही चीजें यहाँ पर भी है कि अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो आयंस कम बनेंगे, और आयंस अगर कम बनेंगे तो कंसिस्टेंसी कम मिलेगी, करंट कम मिलेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या समझ में आया कि कंसंट्रेशन आपको ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आयंस कम बनेंगे ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है इस फैक्टर से कि यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा कंसंट्रेशन कम आयंस, कम आयंस ज्यादा रेजिस्टेंस, याद रखिए। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, याद रखिएगा कंसंट्रेशन। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थर्ड फैक्टर के बाद फोर्थ फैक्टर की ओर, और फोर्थ फैक्टर क्या है, वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सेल। तो अब टेम्परेचर ऑफ सेल, तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ सेल कैसे इफेक्टेड होता है। तो आपने कभी मार्केट से सेल परचेस किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि हर सेल के नीचे एक टर्म लिखा होता है, कीप इन कूल प्लेस। क्यों लिखा होता है ऐसा, तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में आपका सेल जल्दी पोटेंशियल ड्रॉप कर देता है, जल्दी खर्च हो जाता है, जल्दी ड्रेन होती है, जबकि ठंडी के दिनों में अच्छे से चलता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आसपास के सराउंडिंग से वाइब्रेशन करने लगते हैं, जिससे इनकी कंसिस्टेंसी अफेक्टेड हो जाती है। मतलब यहाँ से इजीली यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। जब इजीली नहीं पहुंच पाएंगे तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आ गया, और ये ऑब्स्टेकल क्या कर रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, और जिसके वजह से कंसिस्टेंसी कम हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशन हो गई, जिससे वजह से कंसिस्टेंसी डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ये है कि R जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो जल्दी से ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही प्रॉब्लम, उतनी ही जल्दी आपकी सेल ड्रेन आउट होगी, उतनी जल्दी सेल ड्रेन होगी, ना कम पोटेंशियल भी आपको मिलने वाला है। तो ये चार फैक्टर्स है। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से फैक्टर्स जो आप खत्म कर सकते हो। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, जैसे डिस्टेंस आप हटा नहीं सकते प्लेटों के बीच में, मतलब जो भी सेपरेशन इलेक्ट्रोड्स है, आप एरिया ऑफ प्लेट खत्म नहीं कर सकते, और आप कंसंट्रेशन हटा नहीं सकते। टेम्परेचर आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते, टेम्परेचर कुछ ना कुछ हमेशा ही सराउंडिंग का रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपके इन्वॉल्विंग फैक्टर है जो हमेशा सेल में रहते हैं। दैट्स व्हाई किसी भी सेल में आप कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को डिसमिस नहीं कर सकते, उस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होगा, याद रहेगा। तो हर सेल में अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही सेल का परफॉर्मेंस लूज होगा, कम होगा। और यही ड्यूरासेल आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो कम है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आइडियल सेल क्या होता है, कि आइडियल सेल के बारे में आपने सुन रखा है क्या, तो आइडियल सेल के बारे में बता दूं, एक हाइपोथेटिकल सेल
है, एक्चुअली ये बोला जाता है कि हाइपोथेटिकल सेल जो आइडियल सेल है इसका इंटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है, इसीलिए ये अपने अंदर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप भी याद रखिए कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जितना ज्यादा होगा वो सेल उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल कर लेगा, जिससे बाहर वाले को मतलब टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो कम मिलता है बाकी सर्किट को। तो सीधी सी बात, अगर आपके अपने खर्चे ज्यादा होंगे तो आप अपने फैमिली को उतनी अच्छे से अपने इनकम का पार्ट नहीं दे पाओगे। तो आप अगर अच्छे सेल हो, अच्छा सोर्स हो, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और आइडियल सेल वही है, आइडियल सेल एक अच्छा सेल है। आइडियल सेल का मतलब ही है कि उसका अपना रेजिस्टेंस बहुत कम है और अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि आइडियल सेल हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसके वजह से आइडियल सेल जो है वो पूरा करंट देता है, ड्रॉ करता है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा या फिर इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, तो आप कहोगे कि इसका ईएमएफ मैक्सिमम होता है और ये मैक्सिमम वोल्टेज किसको प्रोवाइड कर देगा? सर्किट को। दैट्स व्हाई इसका टर्मिनल जो है वो एक्चुअली इक्वल होगा इसके सेल के ईएमएफ के। और बाकी सर्किटों में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, क्योंकि उसका अपना ही कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इससे वो खुद ही ड्रेन करेगा, कुछ वोल्टेज खुद ही ड्रॉप कर देगा, जिससे जो बचेगा पार्ट वो किसको मिलेगा? सर्किट को मिलेगा। दैट्स व्हाई बाकी सेलों में जो ईएमएफ होता है उससे कम ही टर्मिनल मिलता है, टर्मिनल जो है वो लेस होता है ईएमएफ से, और आइडियल सेल में इक्वल होगा। याद रखेंगे इस बात को, हमेशा आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये टर्म पूछे जा सकते हैं। और आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे ऐसे ही टर्म्स के लिए। अब आज के लिए तो बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ। तब तक के लिए बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।